अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नी? ये अभी जो हम थोड़ी सी कवर करेंगे वो थ्योरी ही कवर करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन योर एएस बट ऑल्सो इन योर A2। और आपने इस पे जरा गौर से ध्यान से सुननी है बातें विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, आपने अगर वो चीजें समझ ली देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये लॉजिकल होना शुरू हो जाएगा, इसको फिर आपको ज्यादा जो है वो इसमें टाइम अपना नहीं डालना पड़ेगा। दिस विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मोर लॉजिकल। ठीक है, अब वी आर गोइंग ऑन टू क्या चीज, वी आर गोइंग ऑन टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। अब हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है, कुछ टर्म्स देख रहे हैं जो हमारा फर्दर टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ये होता है कि भाई अब सपोज करते हैं, ठीक है, वी वांट टू मेजर दिस लेंथ। ठीक है, ये लेंथ जो है वो एक लेंथ है। ठीक है, वॉट एवर लेंथ एल दिस इज, ये लेंथ एल है। सही है। अच्छा, अब मिसाल का जो स्केल है, मिसाल का स्केल कहता है कि मिसाल 1 मीटर जो है ना वो इतना बड़ा है। मिसाल का स्केल ये कहता है मिसाल को। ठीक है, तो मिसाल क्या करेंगी, मिसाल यही लेंगी और देख लेंगी यार इस लाइन की लेंथ कितनी आ रही है। मिसाल के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तकरीबन अराउंड 2.25 मीटर्स लेंथ आ रही है मिसाल की। ठीक है, और एक मैं हूं, मैं भी यही चीज नापना चाह रहा हूं। मसला क्या है, मेरा जो मीटर है वो मैं ले रहा हूं, मेरा मीटर जो है वो इतना है, दिस इज माई मीटर। ठीक है, और फिर मैं भी मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी अपना जो है वो साइड बाय साइड लगाए स्केल्स एंड आई मेजर्ड कि भाई ये क्या लेंथ आ रही है। ठीक है, तो मिसाल ने अपनी वर्किंग करी अपने स्केल के जरिए, अपने स्टैंडर्ड के जरिए, मैंने अपनी वर्किंग कर ली अपने स्टैंडर्ड के जरिए। मेरे मुताबिक जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 एंड देन 4.5 मीटर्स। अब मुझे बताओ मिसाल गलत है या मैं गलत हूँ? ठीक है, हु इज रॉन्ग, इज मिसाल रॉन्ग, इज मैं रॉन्ग, इज मी रॉन्ग? कि मैंने तो 4.5 मीटर्स निकाली, मिसाल ने 3 मीटर तकरीबन 2.25 मीटर निकाली है, तो हम इसमें से सही किसको बोलेंगे, किसने सही किया काम? नन, किसी को भी नहीं बोलेंगे सही किया काम। हम ये बोलेंगे कि एक्चुअली दोनों ने सही काम किया। ठीक है, क्योंकि दोनों से रिक्वायरमेंट क्या थी, दोनों से रिक्वायरमेंट ये थी ना कि यार बिल्कुल सही तरीके से ये लेंथ मेजर कर लें। ठीक है, मैंने भी अपना एक एक मीटर जोड़ जोड़ के देखा सही तरीके से, मैंने अपनी हद तक जो मेरी एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी थी मैंने उसको सही तरीके से लगा के मैंने नाप ली वो 1 मीटर, ये जो लेंथ एल थी। मिसाल ने भी वैसे ही अपनी एक्सपेरिमेंटल जो उनकी जो उनसे रिक्वायर्ड था उन्होंने वो पूरा पूरा किया ना। उन्होंने कोई गलती तो नहीं करी इधर, उन्होंने कोई पैरेलक्स एरर नहीं किया, कोई और मिस्टेक नहीं करी, कोई और एरर नहीं किया। तो हम दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन मसला क्या है, हम दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे। ठीक है, व्हाई इज दैट हैपनिंग, हम दोनों के आंसर सेम क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज हम दोनों का स्टैंडर्ड गलत है। मिसाल कहनी है मेरा 1 मीटर का स्टैंडर्ड ये है, मैं कह रहा हूं मेरा 1 मीटर का स्टैंडर्ड ये है। तो जब आपका स्टैंडर्ड एक नहीं होता, जब आप एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि आप लाख एक्सपेरिमेंट सही कर लो, आपके मुताबिक आपकी एक्सपेरिमेंट सही होगी, मिसाल के मुताबिक मिसाल की एक्सपेरिमेंट सही, मेरे मुताबिक मेरी एक्सपेरिमेंट सही, लेकिन कोई भी कभी भी अग्री नहीं कर पाएगा। मैं बोलूंगा मेरा 4.5 मीटर सही है, मिसाल बोलेंगे मेरा 2.25 मीटर सही है, क्योंकि हमने तो अपना तरीके से सही किया। तो ये दिस वाज द रिक्वायरमेंट कि भाई एक स्टैंडर्ड लेके आओ, इस तरह तो वरना तो हर कोई अपनी बात करता रहेगा। यू हैव टू ब्रिंग इन अ स्टैंडर्ड और सबको इस बात पे क्या करना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा। भाई ये चीज अब हम आज से इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा जो कोई भी कुछ करता है वो सही भी कर ले उसका आंसर गलत। तो स्टैंडर्ड लाने का मकसद क्या होता है, एक बात में मुत्तफिक करना। ठीक है, इसी तरह इस्लाम की भी फिलॉसफी है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया गया ना, वरना तो क्या होता। अब अच्छाई बहुत तरीके से सब्जेक्टिव भी ली जा सकती है। ठीक है, कोई कर रहा हो ड्रग्स, वो कहे यार मुझे तो ड्रग्स करने से जो है वो सुकून मिलता है। ठीक है, इट मेक्स मी फील इजी। ठीक है, मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूँ, तो वो उसके सेंस में तो अच्छी है। ठीक है, लेकिन क्या वो फिर कोई और बोले नहीं इससे नशा होता है वो होता है ये तो बुरी है। तो अच्छाई के लिए भी भाई, अब क्योंकि वंस अगेन इसमें भी पहलू है भाई, हर कोई अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगा, तो देयरफॉर इस्लाम ने भी क्या किया, भाई ये स्टैंडर्ड है, ये चीज है जो आपने फॉलो करनी, ये किरदार है, दिस इज द मेन थिंग। कुरान और सुन्नत ये आपके सामने रख दी, भाई ये कुरान है, इसमें सब चीजें लिखी हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप जो चीजें करोगे नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि अगर आप इसके अगेंस्ट कोई चीज करते हो नॉट एक्सेप्ट, अगर आप इसके फॉर में कोई चीज करते हो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसी तरह सुन्नत भी, कि भाई अगर आप इसके उसमें कुछ कर रहे हो, इफ यू डूइंग समथिंग दैट इज
इन लाइन विद द सुन्नत, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप उसके अगेंस्ट कोई चीज करते हो तो रॉन्ग। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स लाए जाते हैं कि भाई सब लोग एक बात में मुत्तफिक हो ना, वरना तो हर कोई अपनी मर्जी चलाएगा। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी जब हम ये एंथैल्पी चेंजेस मेजर कर रहे होंगे, जब हम ये डेल्टा एच मेजर कर रहे होंगे, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एंथैल्पी चेंज मेजर कर लेगा और फिर बोलेगा मेरी वैल्यू सही है। तो हमने क्या किया, केमिस्ट ने कहा कि यार एक स्टैंडर्ड कंडीशंस का सेट बनाते हैं, जो कोई भी डेल्टा एच मेजर कर रहा है, जो कोई भी एंथैल्पी चेंज मेजर कर रहा है, उसको ये करना पड़ेगा। उसने अगर ये नहीं किया, उसने भले एक्सपेरिमेंट 110% एक्यूरेसी से कर ली, उसका आंसर गलत है, हम नहीं मानेंगे उसको, हम नहीं लिखेंगे उसको, हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो गलत वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए। सो वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस आर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू योर रूम कंडीशंस। तो डज एनीवन नो व्हाट्स द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर? व्हाट्स रूम टेम्परेचर जो हम लेते हैं, केमिस्ट्स लेते हैं, व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? एनी आइडियाज? नो, ओके। सो टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केमिस्ट ने सबने ये बात करी कि भाई जब आप डेल्टा एच मेजर करने जा रहे हो ना, आपकी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आपकी एक्सपेरिमेंट खत्म होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। बीच में एनर्जी गेन हुई, एनर्जी लॉस हुई, जो भी हुआ, आपकी एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस शुरू होगी और खत्म भी 25 डिग्री सेल्सियस के इक्विलिब्रियम, वापस जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस वापस आ जाएगा, तो इसी पे ही खत्म होगी। उस तक आप मेजर करते रहोगे और वैल्यू नोट करते रहोगे। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो हम आपकी वैल्यूज नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन कैन बी रिटन एज 298 केल्विन, ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे होता है अभी के लिए बहुत जरूरी नहीं है, ये हम आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में देख रहे होंगे, लेकिन आप सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दोगे तो दैट इक्वल्स टू केल्विन। सो इफ यू वांट टू टेक सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। केल्विन को सेल्सियस में लेके जाना है तो केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, देन अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये भी रूम प्रेशर होता है। नॉर्मली जो अभी हम प्रेशर फील कर रहे होंगे वो तकरीबन 1 एटमॉस्फेयर के करीब होगा। अब केमिस्ट क्या करेंगे? मेक श्योर करेंगे भाई 1 एटमॉस्फेयर ही हो ये प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल्स, ठीक है। यू नीड टू मेमोराइज दी स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये आ सकती है, एग्जामिनर पूछ सकता है स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, तो यू शुड नो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन A2 एज वेल। ये स्टैंडर्ड है, ये इसको रख के हम मेजर करते हैं सारी चीजें। इसको नहीं रखेंगे आपकी वैल्यूज उल्टी सीधी आएंगी, किसी और की कुछ आएंगी, हमारी कुछ और आएंगी, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन मस्ट बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। आप जो भी सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप उसका जितना भी वॉल्यूम ले लो, जो भी कर लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए है। अगर आप 1 मोल पर डीएम क्यूब नहीं ले रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट सही कर ली, मान लिया आपने एक्सपेरिमेंट सही कर ली, हम आपकी वैल्यू नहीं मानेंगे, ठीक है। और लास्ट थिंग, ऑल केमिकल्स मस्ट बी इन देयर प्रिफर्ड स्टेट्स। प्रिफर्ड स्टेट से क्या मतलब है? प्रिफर्ड स्टेट्स एट दैट टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर एंड प्रेशर जो ये आपने ऑब्वियसली ऑलरेडी ऊपर सेट किया हुआ है, ठीक है। सो इस बात का क्या मतलब है? पानी रूम टेम्परेचर क्या होता है? पानी होता है ना, लिक्विड होता है। तो ये कह रहा है भाई पानी लिक्विड फॉर्म में ही हो, आइस में ना हो, सॉलिड में ना हो, गैस में ना हो, पानी पानी लिक्विड ही होना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर क्या होती है? गैस होती है, तो ये गैस में ही रहनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करी, हाइड्रोजन सॉलिड हुआ वो या हाइड्रोजन लिक्विड हुआ वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं, मेटल्स ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं, तो भाई रूम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो मेटल सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो आप जब अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दैट केमिकल मस्ट बी इन द सॉलिड फॉर्म ही, उसका कोई और फॉर्म नहीं होना चाहिए। यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 4 कंडीशंस हैं आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब अब आप इनको फॉलो करके कोई भी डेल्टा एच निकालोगे तो वो क्या आएगा? वो आपके पास आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब भी हम उस डेल्टा एच को कैलकुलेट कर रहे होंगे जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखा, तो डेल्टा एच और ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड का, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ थीटा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली ए इलिप्स एंड उसमें से एक बीच में से आप लाइन डालते हैं। ये किस चीज का सिंबल है? ये स्टैंडर्ड का सिंबल है। यानी आपने जो भी मेजरमेंट्स करी, जो भी कहानी करी, वो स्टैंडर्ड पे शुरू करी, स्टैंडर्ड पे खत्म करी। आपने अपनी कंडीशंस का बड़ा ख्याल रखा।
तो हाँ, फिर हम आपकी वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेंगे, इंटरनेशनली वो एक्सेप्ट भी होगी, सब बच्चे इस्तेमाल भी करेंगे, सब स्टूडेंट्स उसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी जब जिस भी किसी को इस्तेमाल करनी होगी अपनी कैलकुलेशन करने, जो भी करने के लिए, वो आपकी वैल्यू इस्तेमाल करते, आपने जो है वो स्टैंडर्ड पे किया, तब आपकी बात पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है एंड यू शुड मेमोराइज दीज कंडीशंस। हाँ, ये चीज ये हम याद रखेंगे। हो सकता है इस टॉपिक में इस पे ज्यादा फोकस नहीं करो, हम आइडियल गैसेस में उस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे एंड कन्वर्जन टू पे हम उधर ही ज्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। बट यू शुड नो दैट देयर आर 4 कंडीशंस एंड दी 4 कंडीशंस आर दिस। कोई प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस? एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? पक्की बात है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नंबर 1 पे आ जाओ। The number one thing that we're going to study is the standard enthalpy change of reaction. ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो एंडो हो सकता है वो एक्सो हो। ये क्या है? ये एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड पे, तो हो सकता है वो एक्सो हो सकता है वो एंडो हो, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है। व्हेन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स as given in the chemical equation react in their molar quantities under standard conditions। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इसको इक्वेशन से समझते हैं। ये सबसे आसान है एंड दिस इज इन द वन दैट इज गोइंग टू बी मेन फोकस हमारा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा इट्स जस्ट सब्जेक्टिव टू वॉट एवर इक्वेशन वी आर टारगेटिंग। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने? मैंने लिखा भाई एक रिएक्शन की हम एंथैल्पी चेंज मेजर करना चाह रहे हैं। अब वो चाहे एक्सो हो चाहे एंडो तो हो सकता है एनर्जी रिलीज हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो। ठीक है, व्हेन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट एज गिवन इन दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? दे आर रिएक्टिंग एज दे आर गिवन इन दी इक्वेशन, उनकी मोलर क्वांटिटीज जो आपको इक्वेशन में लिखी है। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, आपके सामने ये इक्वेशन है, N2+3H2 आपके पास आ रहा है 2NH3 गैस। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी, ये आपको नहीं इजाद करी आपने, ये मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, और मैंने आपको बोला यार इसका जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए स्मॉल सबस्क्रिप्ट आर, ये आ रहा है -92 किलो जूल आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी -92 किलो जूल। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब एक नाइट्रोजन का मोल रिएक्ट करता है विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यू गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और जब ऐसा रिएक्शन होता है तब आपके पास -92 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, यूर रिलीजिंग एनर्जी। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि जब भी रिएक्शन ऐसा होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया कंप्लीटली, तब हमेशा -92 किलो जूल्स ही आएगी एनर्जी। चाहे बंदा इक्वेटर पे बैठा हुआ हो, चाहे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हो, चाहे पाकिस्तान से कर रहा हो, चाहे अंटार्कटिका पे बैठा हुआ, जहां से भी कर रहा है, अगर उसने स्टैंडर्ड कंडीशंस का ख्याल रखा और उसकी इक्वेशन ऐसी बन रही है, तो उसके पास जो डेल्टा एच रिएक्शन आएगा वो -92 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ये याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको दिया, आई हैव गिवन टू यू, आई हैव गिवन दिस यू टू यू ओवर हियर। तो ये बात समझाने के लिए, तो भाई एज गिवन इन दी केमिकल इक्वेशन, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इतनी एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन का क्या करूं, 2 टाइम्स कर दूं, 2 टाइम्स N2+6H2 इक्वल्स टू 4NH3 गैस, कैन यू गेस व्हाट द डेल्टा एच रिएक्शन फॉर दिस बिलो रिएक्शन इज गोइंग टू बी by looking at this value? If I 2 times multiply the equation above, और नीचे मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिख दूं, तो इसका डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा ऊपर वाली इक्वेशन के रिलेशन में? वेरी वाइट। सो हमने क्या बात करी? डेल्टा एच आर जब भी दिया जाता है वो दिया जाता है इक्वेशन के मुताबिक। ये इक्वेशन थी, ये डेल्टा एच आर सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के लिए वैलिड है। आपने क्योंकि इस इक्वेशन को 2 टाइम्स कर दिया है,
मतलब आप 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हो, उसको 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हो और 4 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हो अगर, तो अब इसका डेल्टा एच आर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इसका डेल्टा एच आर। इसका डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा? इसका डेल्टा एच आर विल बिकम एग्जैक्टली 2 टाइम्स द वैल्यू अबव, और ये बन जाएगा -184 किलो जूल्स। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो डेल्टा एच आर क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई, जैसा रिएक्शन दिया हुआ है उसकी आपको डेल्टा एच रिएक्शन एग्जैक्टली तब वो कब मिलेगी डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू, जब यही इक्वेशन के एग्जैक्ट मोलर क्वांटिटीज की जो रिएक्टेंट्स है वो जब रिएक्ट करेंगे, यानी एक इधर 3 इधर, ये जब रिएक्ट करेंगे और 2 ये बनाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये सिर्फ वैलिड है इस इक्वेशन के लिए। ये है बेसिकली डेल्टा एच रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग डेल्टा एच रिएक्शन? अब नेक्स्ट वाले पे ध्यान से, बिकॉज these are the ones that are much more important with regards to our discussion. The next thing is standard enthalpy change of formation. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या कहती है? डेल्टा एच स्टैंडर्ड एफ फॉर्मेशन के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वंस अगेन कोई चीज फॉर्म हो रही है, अंदाजा हो रहा होगा कि किसी चीज की फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्म की बात कर रहा है। सो इवन इफ समथिंग इज फॉर्मिंग, हो सकता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हो रही हो सकता है कि वो किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हो रही हो, राइट? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी वंस अगेन एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन कैसे याद रखनी है ये भी बता। फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन में तो या तो ये हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो जाए, या तो ये हो सकता है एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाए। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a compound is formed from its constituent elements under standard conditions. अच्छा, पहले जो मैंने उस इधर एक्सप्लेन नहीं किया इज व्हेनेवर स्टैंडर्ड लिखा हुआ हो डेफिनेशन में, आपको बोले भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बता दे, चाहे वो फॉर्मेशन हो, रिएक्शन हो, या कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन, जो भी हम आगे चीजें पढ़ेंगे, जब भी ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन दे, तो हमेशा उसके एंड में क्या आएगा? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर पूछे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है फिर बोलोगे, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, जब भी स्टैंडर्ड आ जाए तो यू हैव टू एंड योर डेफिनेशन एज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, मतलब सारी स्टैंडर्ड चीजें जो है वो फॉलो हो रही होंगी तब यार। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज एब्सॉर्ब, बिकॉज फॉर्मेशन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होती है। व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 मोल जब कंपाउंड का फॉर्म होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी फॉर्मेशन की बात करोगे तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म की ही बात करोगे। आप 2 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, आप 5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, आप 10 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते। जब भी आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो उसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बनेगा लाजिमन। You will have to keep 1 mole of a compound for standard enthalpy change of formation. 1 mole ही रहता है, ठीक है। और कहां से बनता है ये? From its constituent elements. Constituent element से क्या मुराद है? Constituent element से मुराद ये है कि भाई जो उस कंपाउंड में अंदरूने जो उसको बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनसे बनेगा ये कंपाउंड। ठीक है, इस बात को अब हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इन इट्स प्रेफर्ड स्टेट इट इज सोडियम क्लोराइड, आयोनिक कंपाउंड है, वी ऑल नो इट विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, सबने देखा हुआ है नमक। ठीक, अब ये बात याद रहे आपको कि यहां पे ये 1 ही रहेगा, इस 1 को आप चेंज नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन कहती है। या आपको बोलती है, जब भी एग्जामिनर आपको बोले स्टैंडर्ड चेंज ऑफ फॉर्मेशन की मुझे डेफिनेशन दे दो या मुझे लिख दो एक इक्वेशन, तो ये याद रखना कि जो भी कंपाउंड बना रहे हो, ये चीज मैं बना रहा हूं, तो इसका मैं एक ही मोल लूंगा, ये एक ही मोल होगा, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, ये एक ही होगा हमेशा। दिस विल ऑलवेज बी 1। और ये कहां से बन रहा है? फॉर्मेशन कहती है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम इन इट्स प्रिफर्ड स्टेट एग्जिस्ट्स एज सोडियम सॉलिड, ठीक है, मेटल है, सोडियम सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। और क्लोरीन अपनी प्रिफर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एज Cl2 गैस, इट एग्जिस्ट्स एज क्लोरीन गैस, ये इसकी प्रिफर्ड स्टेट है। आप ये नहीं करोगे Cl गैस, आपने क्या गलत, Cl गैस इज नॉट द प्रिफर्ड स्टेट। प्रिफर्ड स्टेट क्या है?
प्रिफर्ड स्टेट क्लोरीन एग्जिस्ट्स एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे 1 रखना है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 2 था, अच्छा ठीक है यहाँ पे भी 2 लगा देते और उसको यू बैलेंस, आपने यू बैलेंस कर दिया, मार्क्स गए, सारे के सारे मार्क्स गए। ये याद रखिएगा, फॉर्मेशन में यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब आपको इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करनी है इधर उधर। सो अगर हमने ये 1 रखना है, सोडियम तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 की जगह मुझे सिर्फ एक क्लोरीन चाहिए है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे हाफ लगा सकता हूं, हाफ इंटू 2 विल बिकम 1। सो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस विल गिव मी NaCl। ये है प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर फॉर्मेशन की इक्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी कर दें, जितने भी मोल्स नहीं हो जाए, लेकिन ये इधर मेक श्योर करना है यहाँ पे 1 मोल रहे। क्या सबको ये बात समझ में आई? हाउ आर यू गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन? चलिए, दूसरी बात आप देखेंगे, हमने जो पीछे पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? वी स्टडीड किलोजूल्स। किलोजूल्स, क्योंकि इनमें मोल्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे कोई मोल की बात नहीं होती। यहाँ पे तो भाई जैसी रिएक्शन हो रहा है, जैसी इक्वेशन लिखी हुई है, वैसे जो जब रिएक्शन हो जाएगा तो इतनी डेल्टा एच रिलीज होगी, राइट। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर 1 मोल, वी आर टॉकिंग पर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, तो यहां पे देखोगे कि जब भी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी जाएगी तो इट विल बी गिवन एज किलो जूल्स पर मोल। पर मोल किसके? पर मोल है ये कंपाउंड के, पर मोल ऑफ कंपाउंड बीइंग फॉर्म। ठीक है, यानी इस केस में ये जो पर मोल लिखा हुआ है, ये पर मोल है, पर मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन है, दिस इज पर मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये एक डिफरेंस है फ्रॉम स्टैंडर्ड चेंज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या था इक्वेशन के हिसाब से? ये कहता है भाई कंपाउंड एक ही मोल होगा, चाहे आप जो भी कर लो, ठीक है। और ये हमेशा पर मोल में दी जाएगी, और पर मोल किसके हिसाब से? पर मोल इज ऑफ द कंपाउंड बीइंग फॉर्म। अभी क्या लिखा हुआ है? -41 किलो जूल्स पर मोल रिलीज होते हैं जब ये इक्वेशन प्रोग्रेस करती है, और इसका ये 1 मोल होता है, ठीक है। is this an exothermic reaction or an endothermic reaction? What you can see, जो NaCl की फॉर्मेशन है, ये एक्सो है या एंडो है? आई होप यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन ना हो, एक्सो है या एंडो है? ठीक है, द नेगेटिव साइन ये याद रखिएगा, जब भी डेल्टा एच नेगेटिव जाता है तो ये एक्सो होता है, ठीक है। जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो वो एंडो होता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इज वेल। एग्जामिनर नहीं बताएगा एक्सो एंडो क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा एच बता देगा आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रिफर्ड स्टेट वो एग्जिस्ट करती है एज गैस। कैन यू अटेम्प्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, ऑल्सो गिव मी द प्रॉपर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो हम सही तरीके से करेंगे वो क्या होना चाहिए? एंड गिव मी द स्टेट्स टू, जिसमें ये कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब चीजें आपने लिखनी है। अब यह देख के लुक डू प्रॉपर बैलेंसिंग, हर इक्वेशन ऐसी नहीं होगी। नहीं अब्दुलरहमान, द इक्वेशन इज रॉन्ग। ऑक्सीजन अपनी प्रेफर्ड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है मेरा बच्चा? इट डज नॉट एग्जिस्ट 2O, इट एग्जिस्ट एज O2, है ना। तो अब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं इसके? सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना, आपने जब भी यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से लिखनी है। आप मजमुआ नहीं ले सकते दो, यानी मतलब आप ये नहीं कर सकते कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, गलत है। ये एलिमेंट नहीं है, ये फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं हो सकती। फॉर्मेशन क्या कहती है भाई? इसके एलिमेंट्स देखो इंडिविजुअली और वो लिखो। इसमें एलिमेंट क्या है? इसमें एक एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इन गैस फॉर्म प्रिफर्ड स्टेट में अपनी, और कार्बन जो है आप लोग कह रहे हो, ये मेक श्योर करो, ऑक्सीजन इज O2 इन इट्स प्रिफर्ड स्टेट। 2O नहीं है, ये नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ O गैस नहीं होता, ये गलतियां नहीं करनी। ऑक्सीजन जो अपनी प्रिफर्ड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, इट इज O2 गैस, ठीक है। कार्बन अभी फिलहाल आप सब लोग कह रहे हो, और कुछ बच्चों ने कार्बन करी, कार्बन एग्जिस्ट एज सॉलिड। कार्बन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी इन सॉलिड स्टेट, और हम उसमें भी फर्दर डिस्कस करेंगे। नो मेरा बच्चा, मैं इसको बता रहा हूं मारिस दोबारा से,
मैं इसको ये बता रहा हूँ कि कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैं इसको फर्दर और चीजें इधर लिखूंगा और चीजें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग करने जाएंगे, ये मेक श्योर करना कि यहाँ पे एक रखना है, यहाँ पे हमेशा एक रहेगा। कहाँ पे? जहां पे आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वेर एवर यूर फॉर्मिंग द कंपाउंड, वहां पे 1 रहेगा, ठीक है। बाकी अब आप इसके हिसाब से बैलेंसिंग करोगे ऑन दिस साइड। तो हमें देखना है कि हमें क्या बैलेंसिंग करने की जरूरत है। एक कार्बन सही है, 2 ऑक्सीजन सही है, सो आई डोंट नीड टू डू एनी बैलेंसिंग। यही क्या हो गई? यही मेरी फॉर्मेशन की इक्वेशन हो। अब समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज विच इज अनक्लियर टू यू? और मारेज मेरा बच्चा, फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या कहती है? यहां पे 1 मोल रखना है मेरा बच्चा। मारेज आपको, आपको यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा लाजिमन, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको 2 नहीं कर सकते, तो 3 नहीं कर सकते। तुम्हारे यहाँ पे तुम 2 लगा के वहां पे 2 नहीं, मैंने अभी समझाया भी था, यू कैन नॉट डू दैट, वो गलत हो जाएगा। जनरली स्पीकिंग हाँ कर सकते हो, जब फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन नहीं पूछी हुई हो। जब बोला हुआ रिएक्शन करके दिखा दो, हाँ फिर जैसे ही बैलेंसिंग कर लो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट हो। अगर बोला हुआ फॉर्मेशन की इक्वेशन, तो फिर हाँ, फिर उधर 1 लाजिमन रखना है तुम्हें, ठीक है। सही है। अच्छा, अब एक बात है कार्बन की, और ये सिर्फ कार्बन की आपको पता होनी चाहिए। कार्बन सॉलिड लिखने से ज्यादा बेहतर ये रहता है कि हम कार्बन की जो स्टेट है ना, वो ग्रेफाइट लिख दिया करें एज इट्स प्रिफर्ड स्टेट, ठीक है। क्योंकि कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है ना, वो एक्चुअली ग्रेफाइट है। तो आप कार्बन सॉलिड भी लिख सकते हो, लेकिन सॉलिड से ज्यादा अच्छा ये है कि आप कार्बन की जो स्टेट लिखो वो ग्रेफाइट लिख दो, ये ज्यादा बेहतर रहता है। गलत नहीं है सॉलिड लिखना, लेकिन ये ज्यादा बेहतर रहता है। एंड अगर आप अपनी प्रैक्टिस बनाओगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर जो है वो एग्जाम को बेनिफिट होता है, तो इस पे ज्यादा आपको अवॉइड कर सकता है चीज, ठीक है। अगर कुछ केस सिनेरियो बनता है इन योर एग्जाम, कार्बन यूजुअली in its preferred state exists as graphite. This is the most stable form of carbon. ठीक है। अच्छा, और once again -394 किलो जूल पर मोल। ये पर मोल किसके हैं? इसके, इसके या इसके? पर मोल की जो बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। किस चीज के मोल्स? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स, या कार्बन के मोल्स? Which mole is specifically talking to you about? इट्स टॉकिंग टू यू, फॉर्मेशन क्या कहती है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये पर मोल बात कर रहा है उस कंपाउंड की जो फॉर्म हुआ। सो दिस इज पर मोल ऑफ CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे हेस लॉ में बहुत काम आएगा ये। सो दिस इज पर मोल ऑफ CO2 विच इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अटेम्प्ट करें HBr गैस की फॉर्मेशन। हाउ वुड आई राइट दी फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड? actually so 1 mole of a compound formed from its constituent elements। इसके constituent elements क्या है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन ना, इसके constituent elements are हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन को उठाएंगे और उसकी प्रेफर्ड स्टेट लेंगे। हाइड्रोजन इन इट्स प्रेफर्ड स्टेट exists as gas, H2 gas। HBr in its preferred state exists as Br2 and liquid। bromine exists as liquid at room temperature pressure। अब हमने बैलेंसिंग करनी है। आप यहाँ पे 2 नहीं कर सकते, ये करेंगे गलत हो जाएगी क्वेश्चन। आपको वहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बेसिकली हाफ और हाफ लगाना पड़ जाएगा कि भाई ये भी हाफ और ये भी हाफ, दोनों के हाफ और हाफ लेंगे तो ये एक एक बनेगा, एंड दिस विल गिव अस HBr गैस। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही? अब लास्ट चीज समझ लें एंड देन विल टेक आवर नमाज ब्रेक। और वो क्या है? जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है ना, वो हमेशा एलिमेंट्स की 0 होती है। इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे बच्चों मुझे ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख दो, राइट मी दी फॉर्मेशन की इक्वेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? ऑक्सीजन ही है ना, ये कंपाउंड है ही नहीं पहली सूरत में, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ही है सिर्फ इसमें, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो इसको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ये कैसे फॉर्म होगा? O2 गैस से ही फॉर्म होगा ना, तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब मैं एक ही एलिमेंट की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, मैं ये बोलूं एक एलिमेंट फॉर्म कर दो मुझे, अब इसकी जगह जो है वो H2 होता,
तो H2 गैस भी अगर मैं आपको बोलूं भाई ये फॉर्म करके दे दो मुझे, तो क्या कैसे करते हैं? H2 गैस का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन ही है ना सिर्फ। और वो प्रेफर्ड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 गैस एग्जिस्ट करता है। कुछ भी फर्क नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड दोनों साइड पे सेम ये चीज। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे चेंज, ये चीज सेम ही है, सो इस केस में आपकी जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी आएगी वो जीरो आएगी। दिस विल बी 0 किलो जूल पर मोल। भाई कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, यही चीज थी, उधर भी वही चीज है, खत्म कहानी। वाज नथिंग दैट यू रियली चेंज्ड, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी आपके पास एलिमेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी आए तो आप उसको क्या लोगे? आप उसको जीरो लोगे। ऑक्सीजन बन रहा है, जीरो। हाइड्रोजन बन रहा है, जीरो। सोडियम बन रहा है, जीरो। क्लोरीन बन रहा है, जीरो। ब्रोमीन बन रहा है, जीरो। यहां पे जब तक एक ही एलिमेंट हो, कंपाउंड ना हो, एक ही एलिमेंट हो, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको बोलता कार्बन है, आप कहते हैं ठीक है ग्रेफाइट ले लेते हैं स्टेट इसकी, और आप फॉर्मेशन कैसी करते हैं? आप इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी ग्रेफाइट से इसकी फॉर्मेशन करते। वंस अगेन नो चेंज, तो इसकी डेल्टा एच एफ क्या होगी? जीरो। फॉर्मेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स की कंप्लीटली जीरो होती है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पॉइंट एज वेल? इसमें अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज डू आस्क मी अगेन।